नमस्कार। नमस्कार। आज हम एक ऐसी नेत्री से बात करने जा रहे हैं जो हर घर की पहचान है। देश में नहीं, विदेशों में भी उनके चेहरे को, उनके व्यक्तित्व को पूजा जाता है। और आज तो उनका नाम, उनकी पहचान एक ऐसे जुझारू शख्स के रूप में है जो एक ताकत को दूसरी ताकत के ऊपर लाने की क्षमता रखता है। हाँ, मेरा नाम है आकू श्रीवास्तव और मैं बात कर रहा हूं रूपा गांगुली की। वो उस रूपा गांगुली की जो भारतीय पर्दे पर जितनी शानदार तरीके से छाई, सिर्फ अपने अभिनय क्षमता के बल पर। बाद में उनको जब महाभारत नाम का सीरियल मिला बी.आर. चोपड़ा जी का और द्रौपदी का किरदार मिला, तो उसके बाद तो वो घर घर छा गई। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने फिल्मों का और खास तौर से बंगाली फिल्मों का जिस तरीके से दामन थामा, उसमें उनको कई राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। और तो और इंडियन एक्सप्रेस ने उस दौर में, मुझे याद पड़ता है, उनको देश की सबसे प्रभावी महिलाओं में से एक में चुना था। और मीरा नायर ने उनको कहा था बहुत ही प्रतिभाशाली, बहुत ही प्रभाव वाली अभिनेत्री जो बहुत कम दिखती है। तो स्वागत है रूपा गांगुली जी आपका। आपने द्रौपदी का किरदार अदा किया और द्रौपदी अग्नि से उत्पन्न हुई है, तो आज तो राजनीति में आग लगी हुई है। और आप जिस राज्य का प्रतिनिधित्व भारतीय जनता पार्टी का कर रही हैं, जहां पर आप अपने संघर्ष को नया रूप दे रही हैं, आपने सिर्फ पार्टी को प्रतिस्थापित ही नहीं किया पश्चिम बंगाल में, उसको आज ऐसे रूप में ला दिया कि ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस हिलती डुलती और सिंहासन हिलता डोलता नजर आ रहा है। आखिर आपने इस राजनीति की आग में ऐसा क्या किया, किस रूप को, काली का रूप कौन सा अपनाया जो जनता के समक्ष में आज आप सबसे लोकप्रिय, सबसे क्षमतावान अभिनेत्री के साथ साथ नेत्री के रूप में, राजनीतिक नेत्री के रूप में नजर आती हैं? देखिए, ऐसा नहीं कि मुझे कभी राजनीति में कोई इंटरेस्ट रहा, और ऐसा नहीं है कि फिल्मों में या टेलीविजन में कुछ काम कम होता गया इसलिए मैं राजनीति में आई। सेकंड इनिंग्स, थर्ड इनिंग्स लोग ऐसे बोलते रहते हैं। ये सब कोई भी वजह नहीं। ना ही मुझे बचपन से राजनीति में कोई इंटरेस्ट रहा, क्योंकि मैं जानकारी नहीं रखती थी। ऐसा नहीं है कि मुझे बुरा लगता था या कुछ और फीलिंग था। आम जनता ज्यादातर राजनीति समझते नहीं है, जिनको राजनीति या राजनीति से जो जुड़े हुए लोगों की जरूरत ना पड़े, जो अपने काम में बिजी रहते हैं, उनको कहाँ जरूरत पड़ती राजनीतिक लोगों से और राजनीति से, अगर पर्सनल इंटरेस्ट ना रहा हो। और हम लोग जैसे, देखिए, साधारण लोग हैं। हम लोग तो वास्तु परिवार के बांग्लादेश के लोग हैं। मेरे पिता माता जी को बचपन से मेरा यही था कि मुझे घर बना के देना पड़ेगा मेरे पिता माता को। तो आप समझ सकते हो कि जिंदगी ही शुरुआत होती है माइनस से। तो सोच विचार भी अलग था। 12 घंटा, 14 घंटा, 16 घंटा, 18 घंटा काम करने की आदत बन गई थी। और मन लगा के काम करना बचपन से ही वो पिताजी ने सिखाए थे कि जो भी करोगे मन लगा के करोगे। झाड़ू भी जब मारोगे घर पे तो मन लगा के करोगे, बर्तन भी धोगे तो मन लगा के करोगे। तो ये सारी शिक्षा जो मिली है, उसी से जिंदगी अलग तरीके से चली। पश्चिम बंगाल की परिस्थिति अगर ऐसे बुरी तरह ना बिगड़ती तो शायद मैं इतना ज्यादा काम छोड़ के अपनी जिंदगी की सारे खुशियां को, सारे शांति को, सारे आराम को त्याग कर छोड़कर मैं फिर से ऐसे माइनस पे आ गई हूं, जो मैं 30 साल पहले या 32 साल पहले, 30 साल पहले काम में शुरू किया था, वो माइनस में शुरू की थी। अभी पिछले 5 साल पहले मैंने फिर से माइनस में आ गई। तो
जानबूझ के आई, क्योंकि मैं बचपन से ना सोशल वर्क करना पसंद करती थी, और 2 टका 4 टका कमाती थी ट्यूशन करके। उसमें जो पढ़ाती, मतलब बच्चों को पढ़ाते थे और अपना पढ़ाई चलता था, आना जाना ट्रैवल वगैरह बस फेयर वो सब चलते थे, और उसके बाद उसी पैसे से कुछ कुछ कर बच्चों के लिए खरीदना करना, वो सोशल वर्क किया करती थी। तो वो उसी का नशा था, बस वही एक था जिसने मुझे पॉलिटिक्स में घसीट कर लाए हैं। नहीं, लेकिन पश्चिम बंगाल की ऐसी भूमि जो बिल्कुल वामपंथियों की भूमि रही हो, उसके पहले कांग्रेस उसमें थी, फिर उसके बाद में तृणमूल कांग्रेस, और हर पार्टी वहां एक आग उगलने की श्रेणी में रहती है, हर तरीके से लड़ना, लड़वो झगड़वो वाला पूरा एक ध्वनि रहती है। और ऐसे में आप ऐसी महिला जो फिल्म से आई, फिल्मी दुनिया से आई, बहुत सोफिस्टिकेशन से आई, आप एक ऑलरेडी घर में एक मूर्ति की तरीके से, आपको जो जो रूप आपका था, जो बहुत मान्यता थी, आपको पूजा जाता था, और ऐसे में एक संघर्ष करने का जो जज्बा आपने मतलब बाद में पाया, वो सोचना कैसे कितना मुश्किल होता है कि जब आप अभिनय कर रही हैं, बहुत सीधी सादी जिंदगी, बहुत आराम की जिंदगी, और फिर आपको पता है कि पश्चिम बंगाल में अगर राजनीति करनी है तो बिल्कुल लड़ना झगड़ना सब कुछ पड़ेगा, और आपने वो किया भी, और खास तौर से उस पार्टी के लिए किया जो उस दौर में जब आपने भारतीय जनता पार्टी को चुना था तो वो अछूत मानी जाती थी। पश्चिम बंगाल में तो कम से कम यही हाल था। तो ये चयन कैसे आपने किया? देखिए, जब मैंने तय किया था, जब मुझे समझ में आ रहा था, क्योंकि 11-12 के दौरान मैं 3-4 बार बॉम्बे आना जाना करती थी, कभी चली जाती थी काम करके, फिर से वापस आ जाती थी, और यहीं पे और फिर से अवार्ड विनिंग फिल्म में घुस जाती थी, और यहाँ टेलीविजन शोज में घुस जाती थी। तो बीच बीच में उन लोग के बुलाने में चली जाती थी, महाराष्ट्र में, बॉम्बे में। लेकिन क्या था ना, वो 11 में अगले जन्म मोहे बिटिया ही की जो करके एक सीरियल कर रही थी मैं, इट वाज वेरी सक्सेसफुल दैट टाइम। प्रोड्यूसर्स लोग भी बहुत कलकत्ता के ओरिजिन थे, बहुत प्यारे लोग थे वो। तो मुझे कहा गया था कि दीदी आप मत जाओ। मैं बोला कि मैं 3-4 महीने की छुट्टी तो लेती हूँ, अभी इतना 2 साल से पागल की तरह काम किया, मुझे 3 महीने की छुट्टी तो दे दो मुझे, और अभी कुछ सोचना नहीं है, छुट्टी करना है बस 3 महीना। और मुझे हमेशा ऐसा लगा जिंदगी में पैसे ऐसी चीज होते हैं ना, उसकी जरूरत उतनी ही तक ही रहती है जो जब तक आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो, उसके बाद उसकी अहमियत खत्म हो जाती है। तो मैंने छुट्टी ली थी, तो तब मैंने यहाँ पे आई, बहुत सारे लोगों ने मुझे 3 महीने बैठने नहीं दिया। जब लोगों को पता चला कि मैं आई हूँ तो सारे फिल्म्स ये वो सब मिलने लगे, दोस्त लोग आने लगे घर पे। मैं एक आध छोटा छोटा काम शुरू किया था, बड़े बड़े काम भी शुरू हो गया था। मतलब जब मैंने छोड़ा था 14-15 में, तब आई वाज हैंडलिंग, मैंने छोड़ा था 12 फिल्में, 12 प्रोजेक्ट एक साथ छोड़ दिए थे जब मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन करने की सोची। तो मुझे काम करते वक्त दिखा कि फिल्म इंडस्ट्री में भी इतनी बुरी तरह से पॉलिटिक्स छा चुका था, टेक्नीशियंस महल में पॉलिटिशियंस ज्यादा हो गए थे, मतलब तरीका काम का अलग हो गया था। तब मुझे ध्यान आया कि ये क्या हो गया पश्चिम बंगाल, मतलब इतना खराब हालत कैसे हो गया, सब जैसे रुआब में चल रहा है। आर्टिस्ट मालूम में ऐसा नहीं हुआ करता था, वो कैसा, किसका सीपीएम था, किसका कांग्रेस था, किसका क्या था, वो आर्टिस्टों के बीच में ये सब कभी नहीं था। लेकिन आर्टिस्ट, टेक्नीशियन, सारे लोग मिलके बहुत ज्यादा पॉलिटिशियंस बन गए थे सब लोग। तो मुझे अजीब लग रहा था, जो पॉलिटिक्स से नहीं थे उन लोगों के लिए बड़ा अजीब घटना लग रहा था वो। तो मुझे अच्छा, देन आई वॉच्ड हिज बिहेवियर। चीफ मिनिस्टर गाली गलौज कर रहे हैं, तो मुझे बुरा लगने लगा सब चीज देखकर। Then I spoke to my friends, what is this happening in West Bengal? मैं तो 6-8 साल बॉम्बे में काम कर रही थी, मुझे ध्यान नहीं था ये सब, मैंने कभी देखा भी नहीं इतने गौर से। तो then they told me, then I started studying about politics, then I started reading about political history, then I started reading about all the political parties, और मुझे
भाजपा ज्वाइन करने का, भारतीय जनता पार्टी चुनने का एक वजह है, एक वजह है। वो वजह है अंत्योदय। वो एक शब्द से मैं परिचित नहीं थी, लेकिन उसके सारे प्रक्रिया से मैं बचपन से परिचित थी। अंत्योदय ये शब्द से जो अंत्योदय अगर आप पढ़े हैं आप समझ जाएंगे। तो उसको पढ़ने के लिए एक अलग सा दिल और दिमाग भी चाहिए, वो बिल्कुल एक रीडिंग बुक वाला है ही नहीं। तो अगर दीनदयाल उपाध्याय जी ने जिस तरीके से इसकी व्याख्या की है, और मैं आपकी जानकारी के लिए और बताऊं कि सबसे पहले सरकारी क्रम में, अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो जब पहली बार जनता गवर्नमेंट बनी थी तो राम नरेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने इसको लेके पहली बार देश में योजना, अंत्योदय योजना वहीं से शुरू हुई थी। नीचे के लोगों को ऊपर उठाने की योजना वहीं से शुरू हुई थी। तो ऐसे बहुत सारे किताब मैंने पढ़े, जानकारी ली, और मैंने 2013-14 से मैंने पढ़ना शुरू किया, जानकारी लेना शुरू किया। And to be very honest, I became a fan of our Prime Minister. But then he was contesting. And a lot of people told me that हम चाहते हैं कि आप भी 14 में इलेक्शन में लड़िए और आप जीतेंगे, हम जानते हैं, हम उसका सारे लोग हैं, आपको आपका साथ जुड़ जाएंगे। तो मैंने उन सबको रिक्वेस्ट किया था कि देखिए, ऐसा पॉलिटिक्स में मैं घुसना नहीं चाहती हूँ जहां मैं खुद जानती नहीं हूँ और मैं सबसे पहले जगह पे MP बन के बैठ जाऊंगी और बाकी लोग मुझे जिता देंगे और मैं समझ ही नहीं पाऊंगी मैं कैसे जीत गई। तो पॉलिटिक्स को जानना नहीं होगा। तो इस बार मुझे जानकारी लेने दीजिए। मुझे अच्छा लग रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी मुझे अच्छे लग रही है। मोदी जी के सारे बातें, कार्यक्रम, उनके बात करने का ढंग मैंने सारे पढ़ लिए, सारे YouTube छानबीन कर लिए उनके बारे में, विजुअल्स, ऑडियो विजुअल्स सुन लिए, देख लिए, और सबके लिए देख लिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ मोदी जी को अच्छे लगे तो मोदी जी के ही देखे, सबके लिए देख लिए। देन आई टोल्ड देम कि इस बार मुझे माफ कर दीजिए, क्योंकि मैं एकदम पहले ही जाके उपचार की सीढ़ी में बैठना पसंद नहीं करती। तो तब मैंने कार्यकर्ता के हिसाब से ज्वाइन किया। अरुण जी, जेटली जी ने मुझे, आई वाज रियली फॉर्चुनेट, जेटली जी ने मेरे हाथ में पताका पकड़वाए और मुझे काम करने का जब 1 साल मौका मिला, तो मैं आपको ये बात याद दिलाना चाहूंगी, आप शायद जानते भी नहीं हैं आप लोग, कि वो 1.5 साल 1 साल जो मैं ऐसे कार्यकर्ता की तरह काम करती थी उसमें, और उसके बाद 1 साल मैंने महिला मोर्चा का काम किया, वो 2 साल में मैंने 30 मर्डरर एंड रेपिस्ट को पश्चिम बंगाल में अरेस्ट करवाया बैठ के, 30 मर्डरर्स एंड रेपिस्ट को। तो तब लोगों को लगा शायद कि ये कोई सुनने वाला है, तो तब जाके लोग बीजेपी से धीरे धीरे जुड़ने लगे। आज तो बीजेपी बहुत अच्छा कर रहा है और हम सब बहुत खुश है। पश्चिम बंगाल में 21 में बीजेपी का सरकार बनेगा, लोगों को एक बार राहत मिलेगा, जिंदगी में चैन से जिंदगी जिएंगे पश्चिम बंगाल के लोग। आपने कहा कि आप ने अपने जब राजनीति की शुरुआत की और महिला मोर्चा में जब काम करा, और तब 30 लोगों को आपने, जो मर्डरर थे, रेपिस्ट थे, उनको पकड़वाया, सजा दी। ऐसी राजनीति, ऐसा काम जहां आपकी शुरुआत ही ऐसी हो, क्या सचमुच पश्चिम बंगाल की हालत इतनी दयनीय हो गई थी, इतनी बुरी हो गई थी कि आपको इस तरीके से अपनी शुरुआत करनी पड़ी? देखिए, मैं तो नई हूं पॉलिटिक्स में, तो आप ये तो जरूर मानेंगे कि पॉलिटिक्स किस तरह से किया जाता है वो तो हम जानते भी नहीं है और ना ही हम जानना चाहते हैं। आपको ये समझना पड़ेगा, जो सोशल वर्क करने के लिए पॉलिटिक्स में आते हैं वो पॉलिटिक्स खेलने नहीं आते हैं। और मैं आपको ये भी बताऊं, जहां जहां ये घटना घटे, मैं जब पहुंचती थी और वहां
थाने में भी जब जाके बैठती थी या घटना जगह पे स्थल में पहुंच जाती थी, कई जगह पे बहुत अजीबोगरीब घटना घटे, मुझे भी बहुत बुरी तरह से पिटाई खानी पड़ी, बाल भी कटने पड़े, ब्रेन हेमरेज भी हुए, आंखें भी एक जगह से थोड़ी कम दिखते, अभी यहाँ छोटा हो गया, ठीक है। लेकिन मैं ये सब करने के लिए तो नहीं तैयार थी कि मुझे इसी रास्ते में चलना पड़ेगा। मैंने ये किया कि जहां पे मुझे घटना दिखा, जहां पे उनकी मदद की जरूरत है, वहां हम पहुंचे। और मैं थाने में जहां जहां पे गई, हर जगह पे मुझे थाने में जाना पड़ा। मैंने कभी पुलिस की बेइज्जती नहीं की। मुझे हमेशा लगा कि पुलिस चाहता है तो कर सकता है, तो पुलिस ने ही मदद की अरेस्ट करवाने में, नहीं तो उन्हें कैसे अरेस्ट करते। कुछ जगह में पुलिस मदद नहीं की, जहां मुझे सख्ती बरतनी पड़ी, जहां मुझे 2 दिन 3 दिन बैठ जाना पड़ा, जहां मुझे पुलिस ने धमकी दिखाया दिया कि आपका रिस्क है, तो मैंने बोला आप अपना रिस्क सोचो, मैं अपना रिस्क सोचती हूँ। तो वहां मुझे लड़ाई करना पड़ा, किया। लेकिन जहां जहां मुझे इतनी बुरी तरह से लड़ाई नहीं करनी पड़ी और पुलिस ऑफिसर्स को भी लगा कि ये मर्डरर इतने सालों से पार्टी बदल बदल के मर्डरर बने रहे थे, तो एक मौका मिला, हम उनको अरेस्ट किया, तो उनकी भी इज्जत बनी रही, लोगों का भी भरोसा बना रहा। और मुझे भी लगा कि यही तो मैं करना चाहती हूँ। मैं तो लोगों का सहायता करना चाहती हूँ। तो जो रेप हो रहे थे, जो मर्डर हो रहे थे, उनके परिवार के लोग, उनका कौन सुनेगा, उनका कौन सुनेगा। तो इसीलिए तो मैं राजनीति में आई हूँ। तो मैंने राजनीति मुझे जिस तरह से लेके चले उसी तरह से मैंने काम किया। आपने अभी तृणमूल कांग्रेस की सरकार के दौरान जो हो रहा था उसको बताया, लेकिन क्योंकि आपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के पहले अन्य राजनीतिक दलों को भी पढ़ा, समझा, देखा, और लोगों ने भी आपको बताया होगा कि इसके पहले वाम मोर्चा की सरकार जब थी तब भी इसी तरीके की हरकतें होती थी, इसी तरीके का एक वर्ग विशेष पे अत्याचार होता था। तो क्या ये वहां की एक परंपरा बन गई है? ये क्या हुआ है ये कि वाम मोर्चे के बाद तृणमूल कांग्रेस, और क्या कहा जाए उसके बाद? ये पश्चिम बंगाल में 2-3 चीज ऐसे डिजेनरेशन होते गए जहां पे ये पॉलिटिकल वजह से चलबे ना होबे ना करबो ना, दिस वाज द टर्म। तो उसमें क्या हुआ, पॉलिटिक्स के नाम से भी सब ना 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 ये चलता रहा। तो सब लोग ऐसे किए, सभी लोग ऐसे किए, तो आदत लग गई उसकी। पश्चिम बंगाल के लोगों को उसकी आदत लग गई। मोदी जी आने के बाद पश्चिम बंगाल के लोगों को लगा कि राजनीति भी राजनीति मतलब मारदंगा नहीं है, राजनीति इज गवर्नेंस, ये लगा। तो तब जगह लोगों को इस बार 19 में लोगों ने फिर से मोदी जी को लाए और ये भी उनको समझाया, हम लोगों ने कि आप सिर्फ एमपी इलेक्शन में हमारे साथ देने से नहीं चलेगा, क्योंकि क्या किस तरह से सरकार चलते हैं, गवर्नेंस का प्रोसीजर क्या है, प्रोसेस क्या है, आधे साधारण लोगों को पता है क्या गवर्नेंस का प्रोसीजर क्या है? कोई नहीं जानता। पहले मुझे लोग सवाल करते थे, आपका तो सरकार केंद्र में है, ये क्यों नहीं यहाँ पे कर देते? तो मैं लगातार यही बताती गई लोगों को कि किस तरह से सरकार चलते हैं, दोनों सरकार को किस तरह से चलना पड़ता है। तो ये लोगों तक ये सब पॉजिटिव बातें समझाना था। यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे हमेशा सेंटर कोई और है, स्टेट कोई और है, तो लोगों को ये समझाया गया कि सेंटर तुम्हारा शत्रु है, और यही मन में लोगों तक बैठ गया था कि सेंटर हमारा शत्रु है। लेकिन सेंटर पॉलिटिकल पार्टी शत्रु हो सकता है, गवर्नेंस में शत्रु नहीं बनना चाहिए। तो ये डिफरेंस लोगों तक किसी ने पहुंचाया नहीं होगा। तो वो काम मैंने किया और मुझे मौका मिला। मुझे कुछ देर बाद ये मारपीट खाने के बाद शायद मेरे पार्टी को लगा, मुझे नहीं पता, शायद मेरे पार्टी को लगा कि ये तो मर जाएगी,
तो इसको शायद जिंदा रखने के लिए ले गए होंगे राज्यसभा, मैं नहीं जानती, पता नहीं। तो तब मुझे सीखने का भी बहुत मौका मिला। तो ठीक है। लेकिन अब तो तृणमूल कांग्रेस भी भारतीय जनता पार्टी और रूपा गांगुली से इतना घबराती है कि वो कहती है कि आप गुंडई करते हैं, आप बदमाशी करके हमको परेशान करते हैं। तो ये एक उल्टी धारा बहाने की कोशिश कर रही है ममता बनर्जी, और खास तौर से तब जब 19 में आप 18 से ज्यादा सीटें ला करके उनको बिल्कुल उनका सिंहासन डुलवा दिया था आपने। वो जरूर ऐसे कहेंगे, इसमें उनकी गलती नहीं है। उनको ये पॉलिटिकली कहना ही है कि हम लोग उनको डरा रहे हैं, लेकिन उनके पॉलिटिकल जो बिलीफ है और बीजेपी के पॉलिटिकल जो बिलीफ है उसमें थोड़ा सा अंतर है। मैं जब पहले पहले बॉम्बे दिल्ली में जाना होता था तो लोगों को यकीन नहीं होता था। कई लोगों ने मुझे पूछे, कई बड़े नेता मंत्री ने मुझे कहा कि यह कैसे हो सकता है, तुम बोल रही हो कि ये नहीं होता। बाद में वो खुद ही देखने लगे। मैं तो ऐसे हार्प करती थी उनके कान में कि देखिए क्या हो रहा है, देखिए क्या हो रहा है। तो मैंने उनको समझाया कि देखिए आप बोल रहे हैं कि यहाँ पे एक रास्ता चाहिए, मैं कागज लेकर आ रही हूँ। मेरे एमपी लैड जब ये 3 साल ने लोगों ने पूरा रोक के रख दिया है, तब सबके पास एक खुलासा हो गया कि एमपी लैड के फंड गरीब से गरीब को भी, बीरभूम जैसे जगह में भी पानी के तंगी से लोग मरते हैं, वहां भी ट्यूबवेल बनाने नहीं दिया जा रहा है क्योंकि वो रूपा गांगुली का बना हुआ ट्यूबवेल रहेगा। मैंने घर घर जाके लोगों को समझाया कि रूपा गांगुली का पैसा नहीं है, ये एमपी का पैसा रूपा गांगुली का नहीं है, ये जो भी आता है उसका होता, और एमपी किसी पार्टी का नहीं होता, एमपी सबका होता है। आप इसमें कितने लोग ये पानी पिएंगे उसमें मैं नहीं गिनूंगी कि कितने बीजेपी के पी रहे, कितने सीपीएम के, कांग्रेस के, टीएमसी के पी रहे, ये सबके लिए है। तो ये सब जो पॉलिटिकल समझाना होता है, ये लोग कभी इस तरह से लोगों की भलाई के लिए जो पॉलिटिक्स होता है पश्चिम बंगाल में, आई एम सॉरी, सब लोगों ने किए नहीं। तो यही एक दिक्कत रही, अभी लोगों को समझ में आ रहा है, मैसेजिंग पॉजिटिव जा रहे हैं लोगों तक, लोग समझ रहे हैं। ममता जी की बात पर गौर नहीं करना चाहिए, उनका कसूर नहीं है, वो बौखला जाएंगी, ये स्वाभाविक है। हम चाहते वो अच्छा रहे, ठीक रहे, स्वस्थ रहे, लेकिन हम ये भी चाहेंगे कि एक बार पश्चिम बंगाल की जनता भी अच्छे से जिए, एक बार तो देख ले पॉजिटिव गवर्नेंस कैसा होता है। लेकिन ममता बनर्जी ने तो पूरी कोशिश कर ली। उन्होंने तब के जब पार्टी अध्यक्ष अमित शाह थे और गृह मंत्री भी थे, उनकी रैली तक रोकने की कोशिश की, और अभी भी वो पूरी इस तरीके की कोशिश लगातार कोविड के दौरान भी हो रही है कि जो केंद्र चाहता है वो नहीं किया जाए। तो कोविड से निपटने में पहला सवाल तो ये होगा कि कोविड से निपटने में पश्चिम बंगाल सरकार किस तरीके का काम कर रही है और केंद्र को किस तरीके से सहयोग दे रही है या नहीं दे रही है। देखिए, मैं ज्यादातर इन सब बातों में नहीं जाना चाह रही थी आज। यहाँ का पॉलिटिक्स ऐसा ही रहा, ऐसा ही रहेगा, ये सोचे थे ममता बनर्जी जी ने। लेकिन आज लोगों को जानकारी मिल चुकी है, लोगों तक डिजिटल इंडिया की तरफ से लोगों तक बातें पहुंच चुकी हैं। लोगों को पहली बार जिंदगी में इस देश भर में, पश्चिम बंगाल में भी बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के एड्स जो होते हैं वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में आ रहे हैं। तो लोगों को दिख रहा है कि हमको अगर हम मनरेगा में काम किया है तो हमको अगर इतना पैसा मिलना था तो हमारे डायरेक्टली पैसा आ रहे हैं, जहां एक साइन करके मुझे टिप साइन करके मुझे कुछ और 50 रुपया दे के आना पड़ता था, वो नहीं देना पड़ रहा है। तो ये लोगों को दिख रहा है। तो अभी बस लोग इलेक्शन का इंतजार कर रहे हैं और 21 में बीजेपी सरकार बनाएंगे, इसमें
शक रखने का कोई मतलब नहीं है। लोग जान चुके हैं, लोग बीजेपी से उम्मीद रखते हैं कि बीजेपी ये सब बंद करेंगे और मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी पश्चिम बंगाल में जिस तरह से चलाएंगे, गवर्नेंस करेंगे, लोगों को एक बार राहत लेकिन मिले। एक चीज तो है ही कि मैं जिस बात पे शुरुआत की थी, कांग्रेस थी, कांग्रेस के बाद सीपीएम थी, सीपीएम के बाद तृणमूल कांग्रेस आई और फिर बीजेपी आई। कार्डर लगभग शिफ्ट होता चला गया, तो उस कार्डर से अचानक ये इतने बड़े बदलाव का, सकारात्मक बदलाव, पॉजिटिव एनर्जी का बदलाव, प्रदेश में बदलाव, काम करने की आदत का बदलाव, ये कैसे पाया जाएगा? देखिए, गवर्नेंस ना ऊपर से बहता है, नीचे से नहीं। आप किस तरह से लोगों को काम सही ढंग से करने की आदत डलवाएंगे, वो ऊपर से हो। लोग तो अलग से पैदा नहीं हुए ना भारतीय जनता पार्टी के लिए, ऐसा तो नहीं कि लोग अलग से जन्म लिए हैं। तो ये तो होगा ही कि अलग अलग लोग आएंगे जो अलग पार्टी में थे, अलग पार्टी का विश्वास रखते थे, या लोगों को दिखेगा, लोग जुड़ेंगे। पुराने भी बहुत सारे बीजेपी के थे, जब 2015 में ऐसा शुरू हुआ था सब चीज, तब भी बहुत सारे लोग धीरे धीरे जुड़े हैं। बहुत सारे लोग पश्चिम बंगाल में तो वोट नहीं देने जाते थे, वो लोग बाहर आए, वो लोग दिखे। तो इस बार लोगों ने देखा कि सब लोग वोट दे रहे हैं और इसलिए मुहिम चलाया जा रहा है। हम लोग इसीलिए इस पर और भी गौर कर रहे हैं कि आप खुद चुनो। अब आप किसको दोस्त चुनेंगे वो आप पर भी डिपेंड करता है, और आप किसको समझेंगे कि कौन आपको ऑयलिंग कर रहा है और कौन आपसे छीन रहा है और किस तरह से गलत आप काम कर रहे हो। वो बहुत सालों तक अपना एक स्वच्छ इमेज रखने में सक्सेसफुल रही, लेकिन बाद में सबको पता चल चुका है कि वो एक्चुअली वो वाइट साड़ी एंड ब्लू बॉर्डर एंड हवाई चप्पल, ये कोई सक्सेस मॉड्यूल नहीं है या ऑनेस्टी मॉडल नहीं है। सो पीपल अंडरस्टैंड। आपने अभी कहा, जिसकी जो उन्होंने अपनी छवि बना रखी है ममता दी ने, सफेद साड़ी, ब्लू बॉर्डर और हवाई चप्पल, और लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जितने भी वहां नेता रहे हैं वो उनको लगातार उनके मॉडल को खराब, गलत और भ्रष्ट बताते रहे। तो क्या वो भ्रष्टाचार में इतना लिप्त हो चुकी हैं कि आम आदमी की सुध-बुध नहीं देख पा रहे हैं, या ये कि कम्युनल लाइन पे वो खेल करके चुनाव, अब जो आने वाला चुनाव है वो जीतना चाहती हैं? पश्चिम बंगाल कभी भी कम्युनल था नहीं। पश्चिम बंगाल के लोगों के मन में कभी ऐसे डिविजन ऑफ कम्युनिटी नहीं था और नहीं हो सकता है। आप निश्चिंत रह जाइए, पश्चिम बंगाल के लोग एक कमरे, एक घर पे, एक परिवार में पति किसी को वोट देता है, पत्नी किसी को वोट देती है। ये पश्चिम बंगाल का कैरेक्टरिस्टिक है। जो लोग वोट देते हैं वो अपना आइडियोलॉजी, अपने विश्वास पर इतने अड़े रहते हैं कि घर घर में बहस रहता है पश्चिम बंगाल में। तो ये आप कम्युनल शब्द पश्चिम बंगाल के ऊपर कभी लगा नहीं पाएंगे, किसी के जरिए लगा नहीं पाएंगे। ममता बनर्जी ने बहुत कोशिश की थी लेकिन लगा नहीं पाएंगी, वो कर नहीं पाएंगे ऐसे। रूपा जी, क्योंकि आप कलकत्ता की जो टॉलीवुड रहा है उसमें भी उतना ही सक्रिय रही हैं, बॉलीवुड में भी उतना ही सक्रिय रही हैं, और हाल में एक जो बहुत दुखद घटना हुई सुशांत सिंह राजपूत की के ना रहने की, उनके मौत हो जाने की, उनके खत्म हो जाने की घटना जो हुई, जिसे आत्महत्या नाम दिया गया, तो क्या आपको लगता है कि सुशांत सिंह ऐसा आदमी, ऐसा लड़का जो 34-35 साल का हो, जो लंबा चौड़ा हो, जिसने इतनी जल्दी बहुत सक्सेसफुल मिल गया हो, सफलता मिल गई हो, क्योंकि आप बहुत बारीकी से वहां की चीजों को जानती हैं, क्या लगता है कि सचमुच क्या हुआ होगा? आप
आपके सोर्सेज, आपके परिचय वाले लोग, क्योंकि उसके आपके जो और जानने वाले कलाकार साथी हैं, उनसे भी आपको सूचनाएं मिलती रहती होंगी और आपने खुद देखा होगा। देखिए, पहले सबके तरह मैंने भी समझ बैठी थी कि शायद ये सुसाइड है, क्योंकि नैरेटिव भी सेट हुआ था ऐसे कि ये सुसाइड है। और जब धीरे 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 सारी जानकारी मिल रही थी, सारे लोग उस पर गौर कर रहे थे, मैंने भी बहुत सारी चीज पढ़ने लगी, ढूंढने लगी। मुझे सबसे पहले शक हो गया तब जब सुशांत के गले पे ये जो निशान था, उसके बाद जो मुझे छोटे छोटे मतलब 5-5, 10-10 सेकंड के पुलिस के जो वीडियोस निकले थे एक स्टेटमेंट का, वो मैंने बार बार देखा और मुझे लगा कि वो ऐसे ही मतलब खुल के बोल के चले गए कि वो सुसाइड है। सुसाइड नोट नहीं मिला। उसके बाद मैंने पूरे सोशल मीडिया छानबीन कर ली। मैं जानती हूँ बॉम्बे में बहुत सारे घटना ऐसे घटते हैं, लेकिन ऐसे किसी पर आरोप लगाना सही तरीके से, अंदाजे से नहीं लगाना चाहिए। लेकिन मुझे हर बार शक बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। क्यों बढ़ता जा रहा है? आज तो मैं यकीनन कह सकती हूँ कि क्यों पुलिस कोई भी सीधी तरीके से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रहे हैं? इतने लाखों सवाल हम सीधे लोगों ने उठाए हैं कि उसके जवाब हम लोगों को सिर्फ लिखित मिल रहा है, अलग अलग कागज में। नहीं चाहिए हमको न्यूज़पेपर के रिटन स्टेटमेंट, बिकॉज मैंने देखा है बहुत सारे न्यूज़पेपर या पोर्टल न्यूज़ेस जो 10 दिन पहले भी छपे थे, वो थोड़ा सा वर्ड्स इधर से उधर करके फिर से उसी को छप दिए, अपडेटेड वर्जन बोल के। कुछ भी अपडेट नहीं। सो सवाल बहुत सारे खड़े हुए हैं, जो सवाल आपको हर जगह सोशल मीडिया में मिलेगा। मेरा सिर्फ 2-4 छोटी छोटी चीज है। क्यों इतने लेट आए फॉरेंसिक एजेंसीज है, ऑफिसर्स? क्यों पुलिस कुछ प्रमाण मिले बगैर सबसे पहले कह के गया है कि सुसाइड है? क्यों पुलिस का नैरेटिव यही नहीं था कि ये जांच के बाद ही बता सकेंगे कि ये सुसाइड है या मर्डर है? That would have been the statement. ये स्टेटमेंट ऐसा नहीं था, ये सुसाइड है बोल के चले गए। प्राइमा फेसी सुसाइड लग रहा है बस, एंड देन इट बिकम्स द नैरेटिव। उससे 7 दिन पहले, 10 दिन पहले से चल रहा है, 15 दिन पहले से चल रहा है वो डिप्रेशन का खेल सोशल मीडिया में लिख रहे हैं। तो पहले ही मुझे पता नहीं था और पहले मैंने शक भी नहीं किया था। लेकिन जब धीरे धीरे और सबसे बड़ा शक मुझे हुआ जब पुलिस ने वो फोटोग्राफ निकाल दिए थे सोशल मीडिया से, बंद करा दिए थे, तब मुझे लगा कि एविडेंस एक एक करके खत्म कर रहे। लोगों के मन में जो शक हो रहा है उसको दबाने की कोशिश हो रही है। उसके बाद मुझे इंस्टाग्राम, मैंने खोला अकाउंट और मैंने हर एक चीज देखती गई। मुझे आश्चर्य हुआ कि इंस्टाग्राम के नंबर्स जो उसको वो फॉलो करते थे, वो नंबर घट रहा है। और अब मैं आपको एक घटना बता दूं, आप ऐसे 1000 घटनाएं बॉम्बे में, मैं आपको घटना बता दूं। करण जोसेफ का वो आत्महत्या कहा गया था, पता चला मर्डर है, पता चला मर्डर है। तो जो लड़के पहले अगले रात तक पार्टी कर रहे हैं, वो आज मतलब इतने लूप होल्स है, इतने सवाल बीच बीच में आ रहे हैं, जो सवाल का जवाब हम एक एक वीडियो करके देख के ढूंढ रहे हैं। जैसे मेरे मन में था कि उसके बेडरूम में लॉक कैसा है, तो अभी मैंने एक वीडियो देखा कल, तो मुझे लगा चाहिए लॉक ऐसा था। तो चेन ऑफ इवेंट्स, क्यों पुलिस एक बाय एक इतने बजे से ये हुआ, चेन ऑफ इवेंट्स, क्यों पुलिस एक डायरेक्ट स्टेटमेंट नहीं दे रहा है, ऑडियो विजुअल रिकॉर्ड क्यों नहीं छोड़ रहे? अब मैं आपको बता देती हूँ, मुझे मुंबई पुलिस पर शक नहीं है, मुझे मुंबई पुलिस के एबिलिटी पर शक नहीं है। मैं जानती हूँ मुंबई पुलिस के पास बहुत जानकारी है, वो सबसे तगड़े लोग हैं, मैं जानती हूँ। वैसे मैं पुलिस पर शक नहीं करने वाले इंसान हूँ, मैं जानती हूँ उनकी ताकत क्या होती है। लेकिन मुझे सीबीआई या मैं नहीं हूँ
आपको एक बात मैं और फिर से दोहराना चाहती हूँ, ये आप अभी जो बात कर रहे हैं, अभी तक आप बात कर रहे थे बीजेपी एमपी से, अभी आप प्लीज ध्यान रखिए, आप एक इंसान से बात कर रहे हैं जो जिसका मन ये सवाल उठाया है कि सुशांत के हजारों लाखों फैन के साथ मेरा भी एक ही सवाल है, सबके साथ हमारा एक ही सवाल है कि पुलिस इसका जांच शुरू से लाके बेसिकली किए हैं या जो उनको मिला सबूत वो छुपाए हैं। तो बहुत सारे लूज एंड्स हैं, वो लूज एंड्स को पुलिस से जवाब हमको नहीं मिलेगा, इसीलिए हम सीरियस इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं और हम सीबीआई चाहते हैं ताकि पुलिस भी जिंदा रहे, पुलिस को भी वहां डर न रहे, पुलिस को भी वहां डर न रहे, वो ठीक से इन्वेस्टिगेशन कर सके। आपकी बात से एक बार बार लग रहा है कि आपका कहना शायद ये है कि पुलिस वहां किसी दबाव में है, किसी डर में है और इस वजह से बहुत सारी चीजें छिपाई जा रही हैं। आपने कहा नहीं, लेकिन आपके मन से या आपके उससे लग रहा है कि ये कम से कम आत्महत्या तो नहीं है। तो आत्महत्या नहीं है के बाद बचता क्या है? तो क्या वही दिशा में आप जा रही हैं? देखिए, हम साधारण लोगों के मन में जो जो सवाल आए हैं उसके जवाब नहीं मिले तो ये मर्डर ही है, ये मर्डर ही है, ये आत्महत्या नहीं है, मर्डर है ऐसा नहीं है, ये मर्डर ही है और ये प्री प्लान्ड मर्डर ही है। नहीं तो कौन बैठ के अभी भी सुशांत के फॉलोअर्स के लिस्ट नंबर्स कम कर रहे हैं? कैसे हो सकता है? मैंने खुद देखा, मैंने खुद स्क्रीनशॉट लिए हैं, कैसे हो सकता है? आप मुझे बता दीजिए। हाँ, एक आदमी का अकाउंट है, वो चला गया है तो उसके फॉलोअर्स कैसे कम कर देगा? वो खुद कैसे कम कर देगा वो अपने आप के अपने फॉलोअर्स को? हाँ, वो जो नहीं, उनके फॉलोअर्स तो कम हो सकते, समझो उसका 10 मिलियन फॉलोअर है तो उनमें से कुछ लोगों को लग, ठीक है, वो जिनको फॉलो कर रहे थे वो कैसे कम हो सकता? बिल्कुल सही है, वो कैसे कम हो सकता? और पुलिस को क्या डर था कि वो फोटोग्राफ बाहर निकाल दिए, सोशल मीडिया से निकाल दिए? मेरे पास तो है, मैं तो हर दिन देखती हूँ, हर दिन हर एक वीडियो में रात रात भर जाग जाग के देखती हूँ। और मैं एक बात बताऊं, आपको बहुत बुरा लगेगा सुनने में, बहुत बुरा लगेगा सुनने में। सुशांत का मां नहीं है ना, अगर मां रहती, मां का रोने का फोटोग्राफ फिर भी बिकते हैं, बताएं? बहुत कड़वा सच है ये, लेकिन किसी को अच्छा नहीं लगेगा। नहीं, ठीक है, अगर पिताजी रो रहे ना, किसी को दिख नहीं रहा है, मां रोते तो दिखते हैं। तो मैं तो यही बोल रही हूं, मैं सबको रिक्वेस्ट कर रही हूं, मैं सबको एक एक करके रिक्वेस्ट कर रही हूं। मैं महाराष्ट्र सीएम को रिक्वेस्ट किया, टैग किया मैंने, होम मिनिस्टर सेंटर को टैग किया मैंने, प्राइम मिनिस्टर को रिक्वेस्ट किया। महाराष्ट्र में इतने सारे, हाईकोर्ट में इतने सारे लॉयर, हम लोग तो अकेले हैं, हमारे पास तो हम साधारण लोग हैं, ऐसा वकील भी नहीं है जिसको लगा सके कि आप बताओ थोड़ा सा पिटिशन डालो, ये वकील भी हमारे पास नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई ट्रोल करने वाला लड़का है कि अरे बिठा दो कोई ट्रोल, मैं खुद ही रात रात जाग के 5 बजे तक रात रात जाग के लिखती रहती हूँ, बनाती रहती हूँ, रेडी करती रहती हूँ, एक भी इंसान नहीं है मेरे पास। ये आपने जब देखा ना, ये सेट कर रही हूँ मैं, ऐसे सेट कर रही हूँ, मुझे कभी कभी आके जो खाना बना के दे के चली जाती है, वो उसको बोलती हूँ कि ये जरा इसको पकड़ लेना, इसको यहां से देख लेना, कोई भी नहीं है, नोबडी। सो हम जैसे लोग, ये किसी को सुनाई नहीं दे रहा, ये किसी को सुनाई नहीं दे रहा। मैं बताती हूँ, आप लोगों को ट्रेंड करने की जरूरत नहीं है, मैं बताती हूँ आप लोगों को, ओपनली सीबीआई फॉर सुशांत, जस्टिस फॉर सुशांत मत लिखिए, मत बाहर आइए, लेकिन हर एक इंसान के पास कोई ना कोई दोस्त है, कोई ना कोई अपना है, कोई ना कोई समर्थवान लोग है, इतना तो मदद कर सकते हैं कि एक बार जांच हो ठीक से, इतना तो मदद कर सकता है। अपने आप को क्या जवाब देंगे आप लोग? हम सब लोग अपने अगली पीढ़ी को, आपको नहीं बता रही हूं मैं, जर्नलिस्टों को नहीं बता रही हूं, मैं सबको बता रही हूं कि हम अपने बच्चों को क्या जवाब देंगे।
आप तो इतनी प्रभावशाली नेता हैं, आप सब कुछ कर सकती हैं, आप क्या केंद्र पर इतना दबाव नहीं डाल सकती, इतनी बात नहीं कह सकती, होम मिनिस्टर से इतनी नहीं कहा जा सकता कि साहब सुशांत की हत्या की सीबीआई जांच कराई जाए, या उद्धव ठाकरे से आपने फोन करके बात करने की कोशिश की? नहीं, नहीं, किसी से भी बात मैंने नहीं किया, किसी को मैंने पर्सनल चिट्ठी नहीं लिखा, किसी को मेरे लिए लेटर है इस्तेमाल करके मैंने एक रिक्वेस्ट नहीं डाला, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं करना है मुझे। आप फिर से बात को ध्यान लीजिए कि मैं नहीं हूं, मैं ऐसे और हजारों लाखों माँ की तरह है, मैं वैसे बच्चों के साथ हूं जो बच्चे परेशान हैं। मैं नहीं है, यहाँ हम हैं, और हम नगण्य लोग हैं, साधारण लोग हैं। जितना हम कर रहे हैं, एक दूसरे का ट्वीट रिट्वीट कर रहे हैं, एक दूसरे के बाद एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं। कोई मेरा है नहीं, हमारा कोई नहीं है, हमारा कोई नहीं है, कोई नहीं है हमारा। यही दुख हो रहा है कि हमारा कोई नहीं साथ दे रहा, नहीं देगा साथ, लेकिन मैं तब तक इसको करती जाऊंगी, मैं अकेली रह जाऊंगी। एक भी ट्वीट रिट्वीट नहीं करेगा तब भी मैं हर दिन 10-12 करती जाऊंगी, लोगों को याद दिलाती रहूंगी कि आप गलत कर रहे हो। आपके बच्चे के शक्ल पर एक बार सुशांत का फोटो देख लो, आपको ध्यान आएगा कि आप गलत कर रहे हो, आप गलत कर रहे हो, आप चुप हो रहे हो मत। अपना अपना ताकत जिसको जैसा है, सबको सामने आने की जरूरत नहीं है, सबको किसी को मतलब किसी को भी जरूरी नहीं है कि आप लोग सब कुछ सामने आके ही बोलो, लेकिन अपना अपना पता तो लगा सकते हो, अपना अपना मदद तो कर सकते हो। कोई तो है जो हाई कोर्ट में एक पिटीशन डाल सकता है, हाई कोर्ट मुंबई भी तो स्व मोटो केस ले सकता है, क्यों नहीं ले रहा है? उनको क्या है, हम जैसे लोगों को अगर इतने सवाल दिख रहे हैं, क्या किसी बड़े लोगों को ये सवाल नहीं दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं, पुलिस को नहीं दिख रहा है, सीबीआई को किसी को नहीं पढ़ने को हो रहा है। सवाल ये है कि इतने बड़े लोग हैं, उनको किसी को कुछ नहीं दिख रहा है। मैं मानती हूँ प्रधानमंत्री बिजी है, मैं मान लेते हैं प्रधानमंत्री बिजी हैं, होम मिनिस्टर बिजी हैं, बहुत सारे कामों में बिजी हैं, मान लेते हैं, और आप बहुत भावुक हो रही हैं इस पूरी बात को कह करके, लेकिन ये आम जनता कैसे मानेगी कि रूपा गांगुली ऐसी मतलब प्रभावशाली नेता भी, अभिनेता भी, वो एक वकील नहीं कर सकती, एक बार अमित शाह जी से नहीं कह सकती कि साहब ये कराइए, या एक बार वो उद्धव ठाकरे से नहीं कह सकती? कैसे नहीं, कैसे संभव मानेगी वो? आप जैसे समझ ले। मेरी बच्ची 2 साल, जब मुझे बच्चा पचार केस में डाला गया था, मेरी बच्ची 2 साल एक हमारे कार्यकर्ता है, मैं ऐसे बेटा और बेटी बोलती रहती हूँ तो बच्ची बोलती रहती हूँ, वो हमारी कार्यकर्ता है। 2 साल उसने जेल में रहे। एक केस चल रहा है जहां वो जो लोकल कोर्ट है, वो लोकल कोर्ट के जज को 6-6 महीने के लिए छुट्टी देके रखा गया है। एक लोकल कोर्ट जज 6 महीने के लिए छुट्टी पर है। कैन यू इमेजिन? मैं पागल की तरह फिर रही थी। 2 साल उस बच्ची को इतना तकलीफ हुआ। मेरे पास कोई नहीं है। जितने पैसे थे 2015 में मेरे पास करीबन 1 करोड़ टैक्स पेड मनी एफडी वगैरह में जमा था। 2015 जब मैं ज्वाइन किया पॉलिटिक्स में, 80 or 90 lakh of rupees I had. Other than the houses I have cash, मतलब in the name of in the FDs in the banks. I'm a 30-year-old taxpayer, तो सारे पैसे कुछ 80-90 लाख का टोटल मेरे बैंक में था। आज कहां तक आके टिके हैं, आप लोग को बोलेंगे, आप लोग ना हंसेंगे, सब चला। कभी किसी कार्यकर्ता का पैर टूट जाता है, कभी किसी के वहां पे बाइक रैली हुआ है तो सारे पुलिस ने बाइक अटका के रखा, वहां पे 25,000, उसको 1 लाख, इसको आप टांग टूट गया, उसका हाथ टूट गया, वो मरते मरते बचा।
सब के सब मैंने, मुझे हमेशा लगा मैं माँ काली भक्त हूं, मुझे हमेशा लगा भगवान मुझे जिंदा रख लेंगे। भगवान को जितना मुझसे करवाना होता है भगवान उतना ही मुझसे कर, तो भगवान को मुझे अगर जिंदा रखना है तो भगवान मुझे वो फिर से दे देंगे मुझे, जिससे मैं वो अपनी जिंदगी चला लूंगी। मेरे पास वकील नहीं है, मैं आपके जरिए कह रही हूं, मेरे पास वकील का पैसा नहीं है और ना ही मैं किसी वकील को फोन करके बोलूंगी। ये पीपल्स मूवमेंट है, ये किसी का पॉलिटिकल पार्टी का मूवमेंट नहीं है, पीपल्स मूवमेंट है। अगर कोई मुझे दोबारा ऐसे इस तरह से शक लगाने लगे तो आई एम रेडी टू लीव माई एम्पीशिप, आई डोंट केयर, आई एम रेडी टू लीव माई एम्पीशिप। मेरा कार्यकर्ता पोस्ट तो कोई नहीं छीन सकता। कोई मुझे बता दे, एक नेता मुझे बता दे कि मैंने किसी को फोन करके पूछा, कोई रिक्वेस्ट मांगी या किसी को बोला कि मुझे मदद करिए, हम लोग को मदद करिए। हम लोगों को मदद मैंने खास तौर से सुशांत सिंह राजपूत के को लेकर के जो आपने आंदोलन का सिलसिला शुरू किया है, उसको सच दिलाने का, सच उजागर करने का जो सिलसिला शुरू किया, वो एक किसी लॉजिकल एंड पे पहुंचे, ये हमारी कामना है और हमारा विश्वास है। और साथ ही साथ आप पश्चिम बंगाल में एक नए तरीके से, नई ऊर्जा के साथ जनता के सामने आए, जनता की महत्वाकांक्षाओं को पूरी कर सके, इस शुभकामना के साथ आपसे हम विदा लेते हैं। थैंक यू।